क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यूजेस पढ़ लिए थे अल्कली मेटल्स के, है ना, अल्कली मेटल्स के यूजेस पढ़ लिए थे, अल्काइल मेटल्स के यूजेस पढ़ लिए थे। अभी अब हमें करना है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, और इसके अलावा है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, और साथ में एक टॉपिक रह जाएगा सीमेंट, सीमेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। तो इसके अंदर हमने चार कंपाउंड, पिछले पीछे पीछे जो मैंने पढ़ाया, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। पीछे हमने पढ़ाया अभी तक सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, ये कर लिया। आयनिक एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर डेंसिटी पढ़ लिया हमने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कर लिया हमने, इसके अंदर इलेक्ट्रो पोटेंशियल कर लिया। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने किया रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर के बाद हाइड्रोजन पढ़ लिया, हेलोजन पढ़ लिया, और इसके अलावा एयर वाटर हाइड्रोजन हेलोजन हाँ ये हो गया। और एक थोड़ा बहुत रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर ये हमने खत्म कर लिया इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या था, बेरिलियम की जो हाइड्राइड है या हैलाइड है वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होते, बेरिलियम की हाइड्राइड और हैलाइड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होते, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड थे। तो BeO प्लस C प्लस Cl2 रिडक्टिव क्लोरिनेशन जिसे कहते हैं, BeCl2 मिलता है, BeCl2 में LlH4 डाल देंगे तो BeH2 मिल जाएगा, साथ में LiCl और AlCl3 मिल जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा यूजेस पढ़ लिए थे हमने किसके, अल्कली मेटल्स के और अल्काइल मेटल्स के। अभी है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सही ना, कंपाउंड। फिर हमने एनामलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप, फ्लेम कलरेशन, और एक प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस इन लिक्विड अमोनिया ऑफ अल्कली एंड अल्काइल मेटल्स। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ इन अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया इज हाईली कंडक्टिंग एंड कलर्ड क्यों है। ये मैंने पीछे का रिकॉल कर दिया जो मैंने पढ़ाया अभी तक। अभी हम कर रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, सही ना, कंपाउंड। ये तुम लोग ऐसे ना, पूरा मैंने सिर्फ टॉपिक बोले हैं, तुम इसके अंदर का भी रोज बोल के देखोगे ना तो चैप्टर हमेशा याद रहेगा तुम्हें, फिर भूलोगे नहीं, नहीं तो फिर 15-20 दिन के अंदर चैप्टर गायब हो जाएगा दिमाग से। अभी जैसे कंपाउंड से सोडियम है, इसके अंदर मुझे पता है कि मेरे को चार चीजें करानी है। कंपाउंड से सोडियम में Na2CO3 पढ़ाना है मेरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 के IIT एडवांस के एग्जाम में भी आया हुआ है। कंपाउंड से सोडियम में Na2CO3 कराना है डिटेल में। Na2CO3 के बाद हमें करना है NaCl, NaCl के बाद NaOH, NaOH के बाद NaHCO3, और ऐसे ही हमें करना है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में। चार करने हैं उसमें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा जिप्सम करना है, जिप्सम, जिप्सम और वो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कंपाउंड सोडियम में पहला है Na2CO3। Na2CO3 क्यों प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कम सॉलिबिलिटी होती है इसकी, सही ना, कम सॉलिबिलिटी होती है। सॉलिबिलिटी का ऑर्डर याद होना चाहिए इसकी, इसकी कम सॉलिबिलिटी है, इसलिए हम इसको हीट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। NaCO3 को हीट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में है, हीट करेंगे तो Na2CO3 मिल जाएगा। प्रिपरेशन का जो मेथड है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्वेज प्रोसेस, सही ना, सॉल्वेज प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3, फॉर मैन्युफैक्चरिंग Na2CO3 वी हैव सॉल्वेज प्रोसेस। इसका क्वेश्चन जो स्कूल में आना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि K2CO3 इस मेथड से क्यों प्रिपेयर नहीं हो सकता, K2CO3 इस मेथड से प्रिपेयर क्यों नहीं हो सकता, कौन देगा आंसर फास्ट, किसको याद है ये, बोलो कौन बताएगा आंसर, व्हाई K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। सर ये सॉल्युबल होता है इसलिए इसको हीट करके डिसोशिएट नहीं कर पाते। किसको, सर K2CO3 को। नहीं नहीं गलत बोल रहा है कर, व्हाई सर K2CO3 सर कैन नॉट बी KHCO3 प्रिपेयर्ड, KHCO3 बोलो। So KHCO3 is soluble in water, so that's why it cannot be obtained as a precipitate and cannot be heated to obtain K2CO3. ये हेमांग का सही है, KHCO3 is too soluble to be precipitated by treatment of KCl with ammonium bicarbonate, प्रॉपर आंसर है ये, अदरवाइज कुछ भी नहीं पता। तो KHCO3 is too soluble to be precipitated, KHCO3 जो है वो soluble होता है, एक्वस फॉर्म में ये मिलता है, आयंस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिल नहीं पाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से हीट करके हम K2CO3 बना पाए, जिसकी वजह से हम हीट करके K2CO3 बना पाए, इसलिए ऐसा होगा, सही ना, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा अब इसके अंदर सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर, सॉल्वेज प्रोसेस में जो प्रिपेयर करने का तरीका है इसका, NH3 है, इसमें H2O प्लस CO2 पास किया। NH3 कहाँ से मिलेगा बताऊंगा मैं,
इसके अंदर हमारे रॉ मटेरियल जो है वो NaCl, NH3 और CaCO3 है, ये याद रखना। इसके रॉ मटेरियल कोई पूछता है क्या है, तो NaCl, NH3 और CaCO3 ये इसके रॉ मटेरियल है, और बाय प्रोडक्ट है CaCl2, बाय प्रोडक्ट का CaCl2, ये याद रखना। रॉ मटेरियल्स इसके NaCl, NH3, CaCO3 हैं, और बाय प्रोडक्ट है CaCl2। तो अब NH3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या दे देगा, पहले NH4 होल ट्वाइस CO3, डायरेक्ट ये मिलता है अमोनियम कार्बोनेट, क्लियर, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है डायरेक्टली। और अमोनियम कार्बोनेट में दोबारा हम एक्सेस में CO2 पास करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट के अंदर दोबारा हम H2 और CO2 पास करते हैं, तो जाके मिल जाता है NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट के अंदर अमोनियम बाइकार्बोनेट में जब हम NaCl पास करेंगे तो ये एक तरीके से ध्यान रखता है। अभी मैं NaCl के ना यूजेस में भी तुम्हें बताऊंगा, NaCl के यूजेस में भी तुम्हें ये सेम चीज बताऊंगा। इसके अंदर NH4HCO3 है, NH4HCO3 में NaCl डाला मैंने, so the NaCl is also used to prepare this Na2CO3। अब ये मिल जाएगा NaHCO3, NaHCO3 मिल जाएगा, और NH4Cl अलग हो जाएगा, जिससे हम रीजनरेट करेंगे अमोनिया को अभी थोड़ी देर में। NH4Cl अलग मिल जाएगा, NH4Cl। तो NaHCO3 अब ये सॉलिड फॉर्म में मिल गया है, इसको हम हीट करेंगे जब, अब यहीं पे ना इधर ही अगर मैं KCl NaCl की जगह KCl पास करता ना इसके अंदर, तो KHCO3 जो है ना वो सॉल्युबल फॉर्म में मिलता, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलता ना, इसलिए हम K2CO3 इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये प्रॉपर आंसर मैंने यहाँ बता दिया। रिएक्शन के थ्रू आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैं NaCl पास करके NaHCO3 यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर NaHCO3 को हीट करके Na2CO3 बनाऊंगा, यहाँ पे अगर KHCO3 बनेगा KCl डालने पर, किसके अंदर, अमोनियम बाइकार्बोनेट के अंदर, KHCO3 जो मिलेगा वो सॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा, इसलिए हम K2CO3 नहीं बना सकते। तो अब NaCO3 है, बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करने वाली रिएक्शन तो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हीट किया इसको और मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस, ये हो गई प्रिपरेशन यहीं पे। अब इसके बाद CaCO3 लिया हमने, रॉ मटेरियल था ये भी, ये गर्म होता है, ये देता है CaO प्लस H2O। CaO जो है इसमें, इसको हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ये बेस जो है, ये बेस NH4 इसके साथ, ये बेस NH4Cl से रिएक्ट करेगा और दे देगा ये CaCl2, ये से NH4Cl से रिएक्ट करके CaCl2 बाय प्रोडक्ट दे देगा, साथ में NH3 रिलीज होगी, NH3 गैस, और यही NH3 यहाँ पे यूज हुई है, यही NH3 यहाँ पे यूज होती है, समझे कि नहीं। CO ट्वाइस प्लस 2NH4Cl क्या दे देगा, CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2। तो ये पूरी प्रिपरेशन इसकी मैंने बता दी है तुम्हें, Na2CO3 की, और Na2CO3 ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ये अपने आप crystallize करके, ये होनी चाहिए एक एक स्टेप की ढंग से सॉल्व इस प्रोसेस का। Na2CO3 जो है क्रिस्टलाइज करता है ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट डॉट 10H2 डॉट 10H2 डॉट 10H2, ये बनेगा, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2 को वॉशिंग सोडा कहते हैं। और इसको हम लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अगर इसको हम अगर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, अराउंड ये मानना 370 केल्विन के आसपास, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो पहले ये देता है Na2CO3 डॉट H2, Na2CO3 डॉट H2O, Na2CO3 डॉट H2O दे देगा, और Na2CO3 डॉट H2O को हीट कर देते हैं अगर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, डॉट H2O को, मोनोहाइड्रेट जो है इसको हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, ग्रेटर देन अभी जो मैंने 370 लिखा है ना, ग्रेटर देन 373 केल्विन के आसपास, तो ये दे देगा सोडा ऐश, ये दे देगा सोडा ऐश, ये क्या दे देगा, सोडा ऐश। तो ये पूरा ध्यान रखना, एक भी चीज मिस नहीं करनी है इसके अंदर, सही ना, एक भी चीज इसके अंदर मिस नहीं करनी है, पूरा करना है ये। और क्या कहते हैं, ये Na2CO3 जो है, क्वेश्चन आता है कि एक्वा सॉल्यूशन इसकी एल्कलाइन क्यों होती है, एक्वा सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, रीजन Na2CO3 इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड वीक एसिड H2CO3। जब बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसकी एक्वा सॉल्यूशन क्या होगी, एल्कलाइन, इसकी एक्वा सॉल्यूशन क्या होगी, एल्कलाइन। तो दिखा भी सकते हैं इसको, हाइड्राइज होके ये एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा, कार्बोनेट आयन को हाइड्राइज करेंगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलेगी, नहीं तो तुम ये भी लिख के आ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है इसलिए इसकी
एक्वस सॉल्यूशन क्या होगी, एल्कलाइन होगी। अच्छा, अब उसके बाद इसके यूजेस में Na2CO3 यूजेस कुछ भी नहीं पता तो एक यूज तो दिमाग में रखना जरूर, इट इज यूज एज ए लेबोरेटरी रेजेंट। लेबोरेटरी रेजेंट वॉशिंग सोडा वैसे यूज होता है कहाँ पे, लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज होगा, सही ना, क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही होगा, सबको पता होना चाहिए। और Na2CO3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे K2Cr2O7, KNO4, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, सही ना, K2Cr27 KNO4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये, सही ना। इसके अलावा ये कोलोमेनाइट ओर से जब तुम्हें बोरेक्स चाहिए होता है, बोरेक्स 2B47.7 ये बोरेक्स है, पढ़ेंगे इसके अंदर। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी Na2CO3 यूज करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हम Na2CO3, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी हम Na2CO3 यूज करते हैं, है ना। ये इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में सब जगह यूज होता है। कुछ भी नहीं आता तो मैं बोल दिया लेबोरेटरी रिएजेंट लिख देना, लैब रिएजेंट। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट कहेंगे। एक बार गर्व, एक बार चक्कर सही है। यस सर। चलो एक बार, ये मैंने इसके यूजेस बता दिए। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट खत्म हो चुका है, नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट तो मन में बोलना है, ध्यान रखना कि इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई है। अमोनिया है, उसमें एक्सेस ऑफ CO2 पास किया, एक्वस CO2 पास किया, NH4 CO3 मिला, दोबारा एक्सेस ऑफ CO2 पास किया, NH4HCO3 मिला, उसमें NaCl डाल दिया, NaCO3 मिला, गर्म कर देंगे इसको तो Na2CO3 मिल जाएगा। Na2CO3 मिल गया और उसके बाद हमने वो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, CaO पानी में डाला, सिलिकेट लाइम, CO2 ट्वाइस, ये NH4Cl सिलेक्ट करके NH3 को रीजनरेट करेगा, फिर उसको फिर ये क्रिस्टलाइज करेगा और Na2CO3.NH2 दे देगा। लेस देन 373 केल्विन पे क्या होगा, ग्रेटर देन 373 केल्विन पे क्या होगा, ये और यूजेस। ऐसे मन में बोलोगे ना अपने आप हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम लगता है इसको बोलने में, तो ये काम करना है जरूर। नेक्स्ट नोट करना है आगे NaCl, नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सोडियम इज NaCl, ये सबको पता है। सी वाटर से NaCl मिलता है, अराउंड 2.5 to 3% प्रेजेंट होता है NaCl सी वाटर के अंदर। तो जो क्रूड सॉल्ट होता है, एक्चुअल में जो क्रूड सॉल्ट होता है उसके अंदर हमारे पास NaCl होता है, CaCl2, MgCl2, Na2SO4, Na2SO4 और CaSO4, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं क्रूड सॉल्ट के अंदर। क्रूड सॉल्ट में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है और इसका एक क्वेश्चन स्कूल में आता है, वो आता है व्हाई कॉमन सॉल्ट जनरली गेट्स वेट इन रेनी सीजन। ध्यान रखना कि NaCl डेलिक्वेशन नहीं है, NaCl जो है ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। NaCl के साथ जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है ना, CaCl2, MgCl2, ये एक्चुअल में हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए कॉमन सॉल्ट जनरली गेट्स वेट इन रेनी सीजन। impurities present along with this NaCl, that is CaCl2 and MgCl2, ये हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है, इसलिए नमक जो है कई बार हमें गीला लगता है, स्पेशली रेनी सीजन में जब मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तब। तो ये NaCl के साथ इंप्योरिटीज जो होती हैं CaCl2 और MgCl2, इसकी वजह से लगता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना इसके अंदर,
अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं आगे बता रहा हूँ तुम्हें, NaCl की प्रिपरेशन एग्जैक्टली सेम इस बार के पिछले पेपर में नीट में आई हुई है, एग्जैक्टली सेम। तो ये है, इसके अंदर हमने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, हल्का सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो CaCl2 MgCl2 हाईली सॉल्युबल है, CaCl2 MgCl2 हाईली सॉल्युबल है, NaCl भी ठीक ठाक सॉल्युबल है। KSP जो है CaCl2 का और MgCl2 का ज्यादा है, NaCl का भी ठीक ठाक है। सबको पता है कि NaCl भी पानी में अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाता है। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी चेक करोगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, तो भी नमक जो है 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम सॉल्युबल हो जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी ठीक ठाक है, और CaCl2 MgCl2 ज्यादा सॉल्युबल है। तो Na2SO4 और CaSO4 कम सॉल्युबल है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट बनकर के बाहर निकल जाएंगे, ये बैठ जाएंगे नीचे। और अब हमारे पास बचेगा NaCl, CaCl2 और MgCl2, सही ना, ये बच जाएगा। अब प्योर अगर तुम्हें NaCl को निकालना है बाहर क्रूड सॉल्ट से, तो अब हमने पहले डाला थोड़ा सा पानी, तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी जैसे CaSO4 और Na2SO4 ये बाहर निकल गई। फिर हम सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे डाइल्यूट HCl, इससे सैचुरेट कर देंगे उसको डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl में तुम कह लो कि थोड़ा सा कॉमन एंड इफेक्ट लग जाएगा, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी वो भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा, NaCl के क्रिस्टल मिल जाएंगे, और CaCl2 एंड MgCl2 विल स्टिल रिमेन इन द सॉल्यूशन, ये अभी भी सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे, ये अभी भी सॉल्युबल की फॉर्म में रहेंगे, लेकिन NaCl के क्रिस्टल मिल जाएंगे, सही ना, NaCl के क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे NaCl। समझ आ गया कि नहीं प्रिपरेशन इसकी? सर इसमें है ना, HCl प्योर, ड्राई है। हाँ सही ना, तो ड्राई HCl होते हैं इसके अंदर, तो ये ऐसा हो जाता है। किसी को डाउट तो नहीं कोई? इसको डाइल्यूट नहीं, ड्राई लिख देना, ड्राई HCl गैस। HCl जो है गैस होती है एक्चुअल में। HCl कोई पूछेगा कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो गैस फॉर्म में बोलना तुम्हें। HCl एग्जिस्ट इन गैस फॉर्म, HF लिक्विड की फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HCl गैस है, लेकिन हम पानी डाल करके ना इसको डाइल्यूटेड HCl ले लेते हैं ऐसे। तो प्योर NaCl क्रिस्टल सेपरेट आउट, सही ना। NaCl जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी 1100 केल्विन के आसपास होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, सही ना, 1100 केल्विन के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक इफेक्ट से सॉल्ट डिसॉल्व करती है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और यूजेस में मैंने तुम्हें बताई दिया, एक तो कॉमन सॉल्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो यूज, टेबल सॉल्ट कहते हैं इसको, डोमेस्टिक पर्पस के लिए तो यूज होता ही होता है अंडर द नेम टेबल सॉल्ट, सही ना, ये तो यूज होता ही। और अभी मैंने तुम्हें बताया ये बहुत सारे कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन में यूज होता है, जैसे अभी तुमने प्रिपेयर किया Na2CO3, और अभी आगे प्रिपेयर करोगे NaOH, सोडियम पर ऑक्साइड, ये NCERT का क्वेश्चन भी है। इन सबको कैसे प्रिपेयर करोगे? यूजिंग NaCl, तो उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे NaCl का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, NaCl मोल्टन फॉर्म में है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, NaCl मोल्टन फॉर्म में है, करंट पास किया इसके अंदर, तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस मिल जाएंगे। Na प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल दे देगा कैथोड पे, ये कैथोड पे मिल जाएगा, और Cl माइनस हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ये दे देगा एनोड पे। तो सोडियम मेटल इस तरह से मिलेगा। ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें अल्कली मेटल्स को जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे फ्यूज्ड सॉल्ट्स का, यानी मोल्टन सॉल्ट्स का। एक्वस फॉर्म में सॉल्ट कभी मत लेना। अगर हमने एक्वस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अगर एक्वस फॉर्म में NaCl ले लिया मैंने, तो उस केस में क्या मिलेगा? ब्राइन सॉल्यूशन ले ली, तो उस केस में क्या मिलेगा कैथोड पे और एनोड पे? कौन बताएगा आंसर इसका? ब्राइन सॉल्यूशन ले ली तो कैथोड पे एनोड पे क्या मिलेगा? Sir, anode chlorine gas, and at the cathode, the NaOH would be deposited below. H2 गैस, ध्यान रखना H2 गैस मिलेगी, पानी है ना में, एक्वस NaCl मींस NaCl प्लस वाटर, तो एट कैथोड will obtain H2 gas and at anode Cl2 gas और NaOH in the solution। ये सबको पता होगा, मैंने रिडॉक्स में थोड़ा सा बताया हुआ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, डिटेल में होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। पानी आ गया ना इसके अंदर, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम, तो ये Na प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेगा, लेकिन पानी के अंदर जो H प्लस आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देंगे। H2 गैस मिलेगी कैथोड पे, Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे। इसलिए मैंने तुम्हें बोला, अगर तुम्हें सोडियम मेटल यानी अल्कली मेटल्स को ऑब्टेन करना है, तो उस केस में हमेशा मोल्टन फॉर्म में सॉल्ट लेनी है, नॉट इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म मिलेंगे तो H2 गैस मिल जाएगी कैथोड पे, नॉट अल्कली मेटल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
अल्कली मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट्स, एक्वस सॉल्ट्स नहीं, एक वर्ड में आंसर रखना है, अदरवाइज H2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड एट कैथोड, नॉट अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन इसकी जो है, नेक्स्ट प्रिपरेशन अब जो अल्कली इसकी है वो NaOH की, मैंने Na2CO3 की प्रिपरेशन बता दी है, Na2CO3 की प्रिपरेशन बता दी है, NaCl की प्रिपरेशन बता दी है, नाउ इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी आया हुआ है, केस्नर केल्नर सेल, केस्नर केल्नर सेल के थ्रू प्रिपरेशन होती है। अब इसमें हम लेते हैं NaCl जो लेते हैं, इसको हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसका ही इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बट यूजिंग एमलगम कैथोड, एमलगम कैथोड यानी मरकरी का कैथोड होता है, एमलगम कैथोड, एंड प्लेटिनम का कह लो, निकल का कह लो, किसी का भी सही ना, या कार्बन का जो कि इनर्ट होते हैं, इनर्ट एनोड, कार्बन का एनोड ले लो, सही ना। केस्नर केल्नर सेल में हमने क्या लिया, NaCl सॉल्यूशन ली, NaCl सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन ये लिया, और इसका इसमें कैथोड लिया हमने किसका, एमलगम का, ये है ब्राइन सॉल्यूशन। देखो ऐसे करके किया था मैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, यहाँ पे NaCl ब्राइन सॉल्यूशन लिए, पानी भी होगा, और एमलगम कैथोड, ये एमलगम Hg का है, ये ग्रेफाइट का, ये ग्रेफाइट का, सही ना, ये ग्रेफाइट का। तो बस तुम्हें यही ध्यान रखना है। अब जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, NaCl टूटेगा, NaCl टूटेगा Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, NaCl इससे टूटेगा, क्योंकि एमलगम है कैथोड, इसीलिए इमीडिएटली Na प्लस जो है कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिर्फ किसकी वजह से, एमलगम की वजह से, Hg की वजह से। Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बनाएगा, और Na इमीडिएटली चिपक जाएगा किसके साथ, Hg के साथ, और NaHg बन जाएगा। सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम, मैग्नीशियम एमलगम बहुत जल्दी फॉर्म होते हैं, स्टेट जीरो होती है एलिमेंट्स की दोनों की। NaHg मिल जाएगा। अब ये NaHg पानी के साथ कंबाइन करके, वाटर के साथ कंबाइन करके NaOH दे देगा, ये पानी के साथ कंबाइन करके क्या दे देगा, NaOH दे देगा, और हाफ H2 गैस, हाफ H2 गैस मिल जाएगी, और साथ में Hg मेटल अलग हो जाएगा, Hg मेटल अलग हो जाएगा, मरकरी का मेटल। समझ गए कि नहीं है? तो ये प्रिपरेशन है, और एनोड की रिएक्शन पता ही है तुम्हें, एनोड पे क्या होगा, Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 एनोड पे मिल जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये NaOH की प्रिपरेशन होगी पूरी, क्लियर। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर NaOH यूजिंग एमलगम कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड, एमलगम कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड। और इसका भी जो NaOH है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 600 केल्विन के आसपास, उसका 1100 केल्विन के आसपास था, 1100 केल्विन के आसपास NaCl का मेल्टिंग पॉइंट था, इसका 600 केल्विन के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका 600 केल्विन के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये भी व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का सॉलिड होगा ये भी, समझ गए कि नहीं है। पानी को ये भी एब्जॉर्ब करता है, ये भी डेलिक्वेसेंट होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये NaOH की प्रिपरेशन थी, और NaOH तो तुम्हें पता है ये हमारा किस में यूज होता है, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में। ट्राई एस्टर्स होते हैं, जो ट्राई एस्टर यानी ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जब उसका सपोनिफिकेशन होता है तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? NaOH का यूज है, मैंने मेन यूज बता दिया इसका, NaOH KOH इनका मेन यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ना, जैसे ये ले लिया मैंने ट्राइग्लिसराइड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सपोनिफिकेशन की। C15H31 CHO, ये ट्राइग्लिसराइड है, दिस इज ट्राइग्लिसराइड, शायद 10th लेवल पे भी तुम लोगों ने पढ़ा हो ये। CH2O याद कर लोगे तो काम ही आएगा आगे। C15H31, इसमें जब NaOH डाल देते हैं, NaOH या KOH, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज, यहां से क्लीवेज,
तो क्लीवेज होने के बाद यहाँ पे H लगा देना हर जगह, यानी ग्लिसरॉल मिल जाएगा। ये मिल गया ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल मिल जाता है यहाँ पे, और साथ में मिल जाएगा C15H31CONA, यहाँ पे ONA हर जगह, C15H31CONA। ये है सोडियम पाल्मिटेट, ये सोप है, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके, 3 मॉलिक्यूल सोडियम पाल्मिटेट। ये याद कर लेना, ये आगे काम आना है, 11 12 हर जगह काम आएगा। ये सोडियम पाल्मिटेट है, सोडियम पाल्मिटेट। C15H31 अगर आ जाता है ना, CONA, तो सोडियम पाल्मिटेट। C17H33 आ जाता है, H35 डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन, तो ये सोडियम स्टीरेट होता है। और C17H33 अगर आ जाता है, इसमें एक एक्चुअली डबल बॉन्ड हो जाता है, CONA, तो ये है सोडियम ऑलिएट। तो ये है सोडियम ऑलिएट, क्लियर, सोडियम ऑलिएट। तो ये याद करते हो, याद कर लेना। सोडियम पाल्मिटेट 15 से पाल्मिटेट, 17 से स्टीरेट, 17 से स्टीरेट, और अगर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ओलिएट, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा ना तो ओलिएट, सोडियम ओलिएट। ये 3 सोप बताए, तीनों इंपॉर्टेंट। तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ये, पेट्रोलियम, पेट्रोल की रिफाइनिंग में यूज होता है। और अब अभी आगे ना प्योरिफिकेशन करेंगे बॉक्साइट का, बॉक्साइट का प्योरिफिकेशन करेंगे तो उसमें भी यूज होता है ये। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेनली यूज होता है। तो ये करना है तुम्हें इसके अंदर से ना। ऑयल्स और फैट्स की प्रिपरेशन करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे इसको यूज करेंगे NaOH को। तो यूजेस जरूर करना है, यूजेस छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी इसका। फिर नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 ये सबने सुना हुआ, घरों में यूज होता है। NaHCO3 मेनली जो केक्स वगैरह होते हैं उनको सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं उनके लिए एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, सही ना। और इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जैसे ही कोई एसिड आएगा, जैसे मान लो CH3COH एसिड आ गया फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, इमीडिएटली वो CO2 रिलीज करा देगा, किसमें से, NaHCO3 में से। और क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्ट अलग, CH3COONA अलग, और साथ में H2O प्लस CO2। और ये CO2 जो है इसको धक्का दे देगा, आसपास की ऑक्सीजन को धक्का दे देगा, जिसकी वजह से फ्लेम्स निकल रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। CO2 भारी गैस होती है तो आसपास की ऑक्सीजन को उठा देगी, जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जलेगी नहीं, अब फायर खत्म हो जाएगी वहां पे आसपास के एरिया में। तो ये ध्यान रखना है, NaHCO3 इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। जैसे ही कोई एसिड आएगा, जैसे कोई एसिड आएगा जो H2CO3 से अच्छा एसिड है, ध्यान रखना है, जो H2CO3 से अच्छा एसिड है, तो H2CO3 को बाहर निकाल दिया इसने, वो निकल गया ना H2CO3 बाहर, H2CO3 यानी CO2 गैस बाहर निकल गई। CO2 गैस भारी होती है, आसपास की ऑक्सीजन को अलग कर देगी और फायर वगैरह खत्म हो जाएगी आसपास। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। प्रिपरेशन इसकी बहुत सिंपल है, सबने की हुई है, 9th 10th लेवल पे भी की होगी। सोडियम कार्बोनेट में एक्सेस में CO2 पास कर देंगे, एक्वस CO2, तो मिल जाएगा NaHCO3। अभी पीछे भी हमने किया था, पीछे भी सेम यही NH, यही हमने किया था, सही ना। NH4 होल ट्वाइस CO3 में, NH4 होल ट्वाइस CO3 में जब मैंने एक्सेस ऑफ CO2 पास किया था तो NH4HCO3 मिला था ना। ऐसे ही Na2CO3 में अगर मैं एक्सेस ऑफ CO2 पास करूंगा तो NaHCO3 मिल जाएगा। और इसका उल्टा रिएक्शन भी होती है, हीट इसको गर्म कर देंगे तो ये उल्टा रिएक्शन हो जाएगी। दोनों रिएक्शन याद करनी है तुम, इसके अंदर तुम्हें दोनों रिएक्शन याद करनी है, सही ना। तो अब एक बार जल्दी से कैल्शियम के कंपाउंड की प्रिपरेशन, कैल्शियम के कंपाउंड की प्रिपरेशन वो भी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के कंपाउंड की प्रिपरेशन। उससे अच्छा है कि मैं एक बार तुम्हें ना जल्दी से, वो खत्म हो जाएगा टॉपिक, एक बार जल्दी से सुन लेंगे। ये जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ये भी इस बार या लास्ट टाइम नीट के या IIT मेंस के एग्जाम में आई हुई है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जैक्टली सेम, और मुझे ध्यान आ रहा है नीट के पेपर में थी, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोडियम एंड पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ये सुन लेंगे एक बार। एक 70 kg का जो मैन होता है, एक 70 किलो नॉर्मल मैन के अंदर, नॉर्मल मैन के अंदर कितना कैल्शियम होना चाहिए, 1200 ग्राम के आसपास कैल्शियम होना चाहिए। और ये 1.2 kg जो कैल्शियम है ना, 1.2 kg जो कैल्शियम है, ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, 99%। मैं कैल्शियम की भी डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पे। 99% ये कैल्शियम बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है, मतलब मेनली ये बोन्स और टीथ में भी कैल्शियम प्रेजेंट है। 1200 ग्राम कैल्शियम, 1.2 kg कैल्शियम के बाद दूसरा आ जाता है पोटेशियम, 170 ग्राम पोटेशियम, 170 ग्राम पोटेशियम होता है। मतलब टोटल एक तरह से मान लो 27
27 एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और 15 उसके अंदर लगभग मेटल है। कैल्शियम है 170 ग्राम, है ना। 0.17 kg क्या है, पोटेशियम। 90 ग्राम के आसपास सोडियम है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। और तुमने सुना भी होगा कि कोई भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, चक्कर वगैरह आ रहा है, किसी को बीपी लो हो रहा है, तो बोलते हैं ना नमक चीनी का घोल दे देना चाहिए। तो सोडियम इतना इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, है ना। नमक यानी NaCl जो है, तो इसलिए सोडियम आ गया। 90 ग्राम क्या है, सोडियम। तो सोडियम पोटेशियम का हमें पढ़ना है। और मैग्नीशियम कितना आता है, 25 ग्राम। 25 ग्राम मैग्नीशियम है, 25 ग्राम मैग्नीशियम आ गया। और इसके अलावा फिर कम अमाउंट में थोड़े, जैसे 5 ग्राम आयरन होता है, 5 ग्राम आयरन है। 0.06 ग्राम कॉपर है, 0.06 ग्राम क्या, कॉपर। तो थोड़ा बहुत इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हें याद कर लेना इसको, लेकिन थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए इसका। तो अब इसके अंदर सोडियम आयंस ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयंस इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, 3 फंक्शन दे रखे हैं, वो तीनों ही करने हैं, इसके अलावा डिटेल नहीं करनी है, एनसीईआरटी से ही करने तीनों। तो पहला तो है सोडियम का ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, सबने पढ़ा होगा ये, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ये आ जाएगा। दूसरा, सेकंड पॉइंट, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स इनटू सेल मेम्ब्रेन। ये 3 पॉइंट है, तीनों ही याद रखने हैं तुम्हें। और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल जो है ना, ये काम तो पोटेशियम भी करता है, ये काम तो पोटेशियम भी करता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। तो 3 पॉइंट मैंने बता दिए सोडियम के। पोटेशियम का पहला पॉइंट, एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। दूसरा पॉइंट, along with sodium helps in transmission of nerve signals, helps in transmission of nerve signals। और ग्लूकोज को हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एटीपी, ग्लूकोज को हेल्प करता है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। एक बार जल्दी से बोल देंगे मन में इसको। हाँ कर लिया ये, सबने कर लिया ये, सही ना। 3 पॉइंट्स मैंने पोटेशियम के बोले हैं और 3 पॉइंट्स बोले हैं सोडियम के। ये मन में बोलना जरूर, याद हो जाएगा पूरा। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम मैग्नीशियम में ज्यादा कुछ नहीं है। कैल्शियम का मैंने तुम बता दिया कि कैल्शियम के लिए केस में एक तो ये बोन्स और टीथ में 99% तक प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में यूज होता है, सही ना, न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग में इसका यूज होता है। इसका, और इसके अलावा मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो ना, ये क्या करता है, ऐसे एंजाइम्स जो क्या कहते हैं एटीपी को यूज करते हैं, ऐसे एंजाइम जो एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यूज करते हैं, है ना, उनको चाहिए होता है मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर। यानी एंजाइम्स की हेल्प करने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। और वो क्या है, मैग्नीशियम। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है जो एंजाइम्स के लिए यूज होता है एज ए कोफैक्टर, तो वो मैग्नीशियम है। और भी होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम, सही ना। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी रिक्वायर्स मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर, मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब जो एंजाइम्स की हेल्प करेगा। तो इसकी बहुत डिटेल नहीं करनी है, तुम इसको एक बार रीड करोगे एनसीईआरटी से समझ आ जाएगा, लेकिन रीड जरूर करना है, छोड़ना नहीं है इसको। तो यहाँ पे मैंने सोडियम पोटेशियम की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताया,
और साथ में कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में बताया। जरूर कर लेना सोडियम और पोटेशियम के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है ना, अभी कल ट्राई करेंगे, कल या परसों 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी। मैं अब पी ब्लॉक भेजना स्टार्ट करूंगा, वो भी करना है तुम्हें। और कोऑर्डिनेशन की क्लास कल एक होगी दोबारा 3:15 to 4, एक क्लास और होगी। एक क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा बर्डन ना पड़े इसलिए। तो ये पढ़ के रखना कोऑर्डिनेशन भी।